गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पढ़े थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक 1774 से 1857 तक पढ़े थे। ठीक है। फिर आता है वाइस रॉयज ऑफ इंडिया 1857 से जो है 1858 तक, जो गुड गवर्नेंस एक्ट आता है, जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है क्राउन जो है इंग्लैंड का वो टेक ओवर करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया की, ठीक है, वो अपने अंडर लेता है। तो तब जो है ये क्या होता है कि गवर्नर जनरल की का टाइटल को रिप्लेस करके उसकी जगह वाइस रॉयज का टाइटल दिया जाता है इंडिया में। ठीक है। तो 1857 से 1947 तक कौन कौन से जो वाइस रॉयज हैं इंडिया में आए हैं और कुछ उनके जो मेजर वर्क हैं उनको हम इस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कैनिंग से, जो 1856 से 62 तक रहता है, जो है वाइस रॉय इंडिया का, जो पहला वाइस रॉय था इंडिया का। कब? जब इंडिया में जब रेबेलियन हुआ था 1857 का, जो सिपाही म्यूटनी भी जिसे कहते हैं, 1857 की जंग, उसके बाद जो है 1856 में ही वो आ गए थे, लेकिन उनका इतना योगदान नहीं था रिवोल्ट में, तो उनको दिया गया था। तो वो कंटिन्यू करते हैं 1857 से 62 तक। जो ब्रिटिश इंडिया से डायरेक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो डायरेक्ट गवर्नमेंट आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है इंडिया में, उस फेज़ का। तो 1800 लॉर्ड कैनिंग ने जो है ना, वो शॉर्टली अभी ऑफिस में आए थे तो रिवोल्ट हो गया 1857 का। और म्यूटनी जैसे ही रिवोल्ट हुआ तो बहुत बड़ा चैलेंज था ये भी ब्रिटिश इंडिया के लिए, और कैनिंग की लीडरशिप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उसी को सारा काम दिया गया कि इस रिवोल्ट को किसी तरीके से सप्रेस करना है। ठीक है, हटाना है लोगों को, और दोबारा से जो है नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। देखो, रिवोल्ट के होने के बाद लॉर्ड कैनिंग ने जो है फॉर्मली ये डिक्लेयर कर दिया कि मुगल एम्पायर जो है इंडिया में ख़त्म होता है, एंड ऑफ मुगल एम्पायर। और जो लास्ट मुगल एम्पायर है, एम्परर है, जो बहादुर शाह जफ़र है, उसको एग्जाइल में रंगून में भेज दिया जाता है, जेल में, बर्मा में, ब्रिटिश के द्वारा पकड़ने के द्वारा। और यहीं से जो मुगल डायनेस्टी का जो है एंड होता है 1857 में फॉर्मली हो जाता। तो 1757 और 65 जो है बक्सर और प्लासी के बाद ही, लेकिन जो है फॉर्मली जो है उसका एंड जो है वो जो है 1857 में होता है। ठीक है, जो एक सिंबॉलिकल इंडिया के मुस्लिम रूलर था सेंचुरीज तक। फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है ब्रिटिश क्राउन को। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर का, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1958 में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे क्या है फॉर्मली जो है पावर ट्रांसफ़र होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। और ये एक्ट जो है एंड करता है, क्या रूल ख़त्म करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रूल ख़त्म होता है और मुगल डायनेस्टी का भी। जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने गवर्नमेंट चलाई थी 18 सेंचुरी से 18 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक ठीक है, और ये प्लेस होता है अंडर डायरेक्टली जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है ये प्लेस होती है। ठीक है, फेमाइन रिलीफ है। और इस टेन्यूर में और भी जो काम किए जो कैनिंग ने, वो था सेवरल रीजन्स में जो था फेमाइन था, फूड शॉर्टेज थी, उसकी वजह से लोग जो है भुखमरी से मर रहे थे, स्पेशली जो बंगाल में। तो कैनिंग ने बहुत सारे स्टेप लिए फेमाइन रिलीफ के लिए। ऑल तो इतना अच्छे से काम नहीं किया जिसके लिए वो क्रिटिसिज्म भी होता है, जो ग्रेट फेमाइन जो है जिस तरह से हैंडल किया गया 1860 और 61 में, इससे बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए, एडुकेट फूड नहीं प्रोवाइड कर पाए, बीमारियां से जो लोग जूझ रहे थे उससे लार्ज स्केल डेथ्स हुई, जो ग्रेट फेमाइन आया, तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो तो चलो ब्रिटिश का काम ही है। अब फिर आ रहे लॉर्ड एलिंग सेकेंड, 1862 से 63 के बीच में जो है वाइस रॉय बनता है एक ब्रीफ पीरियड के लिए, 62-63 एक साल के लिए। ठीक है, और इसका टेन्यूर शॉर्टेस्ट टेन्यूर है हिस्ट्री में, शॉर्टेस्ट टेन्यूर इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया में, जो एक साल से भी कम, अबाउट ओनली एक साल या उससे कम। ठीक है, लेकिन इस छोटे वक्त में भी उसने बहुत काम किया इंडिया में। लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी इंडिया की इम्पैक्ट करेगा, उसने फोकस किया एडमिनिस्ट्रेशन पे मेनली, जो रेडिकल चेंज थे उसका ग्राउंड वर्क जो लॉर्ड कैनिंग ने रखा था उसको आगे किया एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एलिंगमेंट को जो कॉन्टीन्यूसली क्या करता रहा कि ब्रिटिश पावर को कंसोलिडेट किया इंडिया में। जो 1857 की रिवोल्ट हुई उसके बाद जो हालात चेंज हुए वेरियस रीजन्स में, वेरियस प्रिंसली स्टेट में, उनके साथ रिलेशन है ना, वो अनरेस्ट जो रेबिलियन के बाद वो टेंशन जो इंडिया में थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको रिप्रेस करने का, ठीक है, उसने इम्प्रूव किया एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना। और रिफॉर्म जो इनिशिएट किए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि सब्सिडी अलायंस को ख़त्म किया गया,
फिर जो है रिंग फेंस पॉलिसी को ख़त्म किया गया, फिर जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सारी चीज़ें जो फर्दर कॉन्क्वेस्ट नहीं करेगी, जो स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा, जो 1855 का एक्ट कहता है, उन सब को जो है उन सबको और बेहतर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फिर आता है जो है लॉर्ड लॉरेंस। तो जॉन लॉरेंस जो है वो वाइसरॉय बनता है 1864 से 69 के बीच में। ये क्रूशल टाइम था। यहाँ बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म इसके द्वारा किए जाते हैं। जो रिलेशनशिप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, जो 1858 में जो है क्लियरली डिस्टॉर्ट हो गया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो उसका प्राइमरी गोल था कि अब दोबारा से कंसोलिडेट करना है, दोबारा से एक माहौल पैदा करना है, ठीक है, कंट्रोल का। तो लॉरेंस ने जो है ब्रिटिश अथॉरिटी को और सॉलिडिफाई किया। जो नई टेरिटरी एक्वायर की गई थी सिख वॉर्स के बाद, पंजाब जैसी, वहाँ उन रीजन्स में पीस मेंटेन करना है, ठीक है। अब कुछ की फोकस थे जो लॉरेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के, कि वो आर्मी में दोबारा से रिफॉर्म्स लाने, रीऑर्गेनाइज करने, ठीक है। जो सोल्जर्स की जो है ना, कि जो 1857 के बाद क्या किया कि ब्रिटिश को यकीन ही नहीं रहा इंडियन सोल्जर्स पे, तो वो क्या करने लगे, इंडियन सोल्जर्स को जो है उनकी जो है जो नंबर है उसको कम किया, और जो पोर्शन था ब्रिटिश सोल्जर का, स्पेशली जैसे बंगाल जैसे रीजन्स में और अवध जैसे रीजन में, वहाँ पे इंक्रीज। तो ये जो है ना, जो डिलिबरेटली जो है सोल्जर्स की, जो म्यूटन जो सिपाहीज हैं, उनकी पोजीशन, उनको जो है नंबर कम किया गया और इंग्लैंड से लाए गए लोगों का नंबर ज़्यादा किया गया। ये लॉरेंस का एक अहम योगदान था इस एरा में। फिर आता है मायो। 1869 से 72, कुछ 3 साल 3.5 साल के लिए जो है वो आता है। उसका टेन्योर जो है रिमेंबर किया जाता है, उसने जो रिफॉर्म की एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, उस जो इश्यूज थे फेमाइन के, उसको सॉल्व करने की कोशिश। उसकी डेथ हो गई, एक अंडोमान निकोबार में असैसिनेशन हो गया था उसका, तो उसको किसी ने मार दिया था। लेकिन उसका ब्रिटिश इंडिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। उसके कुछ रिकॉग्नाइज अचीवमेंट्स थे, जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज मायो ने जो है और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और बेहतर बनाने की कोशिश की, जिससे जो है टैलेंटेड और मेरिट बेस पे लोग सेलेक्ट किए जाएँ, ठीक है। डेवोल्यूशन लोकल, देखो मायो ने एक और किया था कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसका प्रमोशन किया गया था। इसको फादर ऑफ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इंडिया में बोलते हैं। उसने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ और रूरल एरियाज़ में एस्टैब्लिश की, ताकि जो है हालांकि जो है ये लोकल जो इंडियन एलीट्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको कंट्रोल दिया म्यूनसिपैलिटीज़ का, रूरल मैटर्स का। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप था कि लोग जो है पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस सिस्टम में। बहुत कम लोग थे सोसाइटी के, लिमिटेड एक्सेस मिलता था, बट एक स्टेप शुरू किया गया ज़रूर सेल्फ गवर्नमेंट का। फिर 1872 में आता है लॉर्ड नॉर्थब्रोक, समझे, 1872 से 76 के बीच में, 4 साल के बीच में, ठीक है। और इसने भी कुछ, ठीक है, इसने भी वही फाइनेंस सिस्टम को जो है इंडिया के कि उसको रिफॉर्म करने की कोशिश की, स्पेशली जब उसके पास फाइनेंशियल चैलेंजेस जैसे फेमाइन, ग्रेट फेमाइन 76 से 78 के बीच में चला। तो नॉर्थब्रुक जो थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही थी किस तरीके से इंडियन रेवेन्यूएबल सिस्टम को जो है क्या किया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जो ओल्ड मेथड है, जो 100 साल से 150 साल से चले आ रहे हैं, उसको हमें अमेंड्स करने की ज़रूरत है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की इसके टेन्यूर में, नॉर्थब्रोक के टेन्यूर्स। फिर आता है लिटन 1876 से 80 के दौरान में आता है। तो ये एक बड़ा ही एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का है ना, इसने अफ़गान में जो है इसके रिलेशनशिप अफ़गान के साथ, और भी ये एक्सपेंशनिस्ट था। इसके दौरान जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आर्म एक्ट आया, प्रेस रिस्ट्रिक्शन इसने डाली, ठीक है। बड़े इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी और मिलिटरिस्टिक दिमाग का इंसान था ये, ठीक है। और इसके दौरान जो है जो सब्जेक्ट है, जो इंडियन पॉपुलेशन है और उनका जो ब्रिटिश की तरफ जो नज़रिया, वो बड़ा चेंज हुआ। यहीं कहीं से जो है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस निकल के आई, ठीक है, बाकी चीज़ें इसी के जो है रिएक्शनरी मेथड्स की वजह से। इसके दौरान जो है सेकंड जो है अफ़गान वॉर हुई, जो एक कंट्रोवर्शियल एक्शन था, किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसी जो अफ़गान में काम करी, उसके बड़े एग्रेसिव स्टांस थे कि हमें ये कैप्चर करना ही है। इनको जो रशियन इन्फ्लुएंस का डर था, ये पीरियड ग्रेट गेम के पार्ट भी था कि हम किसी तरह के सेंट्रल एशिया को डोमिनेट करें। तो ये लिटन का एक अहम पर्पस था। फिर जो है इसने 1877 में दिल्ली दरबार भी किया था, जो इंपीरियल टाइटल के लिए सेलिब्रेट करने के लिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया का, जो वो एम्प्रेस बनी थी इंडिया की।
तो इवेंट जो है सिंबलाइज करता है कि कैसे ब्रिटिश कंट्रोल, तो इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वहाँ पे जब जो है दक्कन में जब और वेस्ट बंगाल में जब फेमाइन चल रहा है तो उस दौरान जो है लोग मर रहे हैं और इसने दिल्ली दरबार रखा हुआ सेलिब्रेशन के लिए, तो उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी। इसने रिप्रेशन डोमेस्टिक पॉलिसी, देखो 1878 में इसने आर्म एक्ट लाया। ये लिटन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी, जो रिस्ट्रिक्ट करता था, रोकता था इंडियंस को कि वो किसी तरह का भी हथियार रखें। ठीक है, ये सपोर्ट करता है एक ब्रॉडर एफर्ट कि किस तरह से हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे ताकि कोई बगावत ना करे। लिटन को जो फेमाइन को ना कंट्रोल करने के लिए भी हैविली क्रिटिसाइज किया जाता है कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नहीं दिया, स्लो थे रिस्पोंड करने में, जिससे जो है थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की डेथ हुई। तो लिटन की तरफ इंडिया की बड़ी नाराज़गी है। फिर रिपन आता है। देखो रिपन ने जो है रिपन 80 से 84 के बीच में जो है वाइसरॉय बनता है इंडिया का। अब रिपन जो है इसने इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को बड़ा इंप्रूव किया था। इसने बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, इसने बहुत सारी पॉलिसीज़ जिससे ब्रिटिश इंपीरियल इंटरेस्ट भी इंडिया में बरकरार रहे और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी रखी। मतलब कि ये मतलब उस तरह का नहीं था, एक इम्पीरियलिस्टिक माइंड का नहीं था जैसे जो लिटन था। ये कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन नीड्स को जो है इंडियन की नीड को भी मद्देनज़र रखते हुए इसने बहुत सारे रिफॉर्म किए, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट था कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1882 का, ताकि इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन जो है काउंसिल में बढ़े, गवर्नमेंट में। उसने वाइसरॉय काउंसिल भी जो है एक्सपेंड की थी ताकि और इंडियंस जो है इस वाइसरॉय काउंसिल में आ सके, स्पेशली जो एजुकेटेड इलाइट्स थे जो अपॉइंट किए गए इस काउंसिल में। तो इंडियन की उसकी लिटन की देखो लॉर्ड रिपन ने पॉलिसी एजुकेशन पे भी बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ। पर्टिकुलरली वो रिमेंबर किया जाता है वर्नाकुलर लैंग्वेज जो इंडिया में उसने एजुकेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस की, कि यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस उनको एजुकेशन प्राइमरी बेसिस पे मिडिल स्कूल्स में होनी चाहिए, वो उन अपनी ज़ुबानों में, अपनी मदर टंग में जो है वो सीखें। ठीक है, और जो पहले था कि इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए, उससे इसने डिपार्ट किया कि नहीं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का भी इम्पोर्टेंस है, उन लोगों को, बच्चों को उस ज़ुबान में पहले पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसने थोड़ा इसने फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उसको रिपेल किया। समझे कि कोई भी लैंग्वेज जो रिटन लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो न्यूज़पेपर आते थे उस पर सेंसर लगाया जाता था, उस पर रिस्ट्रिक्शन, उस पर रोक टोक थी, ताकि कोई भी चीज़ क्रिटिसाइज करने के लिए। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, तो इसने जो है उसको हटा दिया कि नहीं, बराबर है इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेजेस का जो न्यूज़पेपर है वो सब बराबर है, जितनी रिस्ट्रिक्शन इंग्लिश पे उतनी दूसरे पे होनी चाहिए। ये नहीं कि इस जो लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर उस पर ज़्यादा जो है रोक टोक हो। समझे, इसने इस्टेब्लिश किए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली म्यूनसिपलिटी लेवल पे। ठीक है, इसने 1871 में जो है म्यूनसिपलिटी एक्ट जो है वो अमेंड किया, जिससे जो है लोकल लोगों को और ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। ठीक है, तो रिपन जो है, आई थिंक रिपन को कहते हैं जो है फादर ऑफ जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो इसने मल्टीपल रिफॉर्म्स जो है किए, कुछ हमारे हक में थे और कुछ शायद अपनी बेहतरी के लिए भी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और बढ़ाने के लिए। तो फिर आता है जो है डफरिन, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के दौरान पे। इसने जो है ज़्यादातर फोकस किया कि हमें ब्रिटिश अथॉरिटी को कैसे इंडिया में मेंटेन रखूँगा। ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस किसी तरीके से भी हैं उससे कैसे बचना, और मुझे अपनी इंपीरियल एम्बिशंस जो हैं जो ब्रिटिश के हैं उसको कैसे मैंने मजबूत करना है। उसने अफगानिस्तान और बर्मा में कंट्रोल के लिए बहुत कुछ किया। रॉयल कमीशन उसने ही मैनेजेस टू डिमांड कुछ रिफॉर्म्स रॉयल कमीशन से 1886 में कि इंडियन पार्टिसिपेशन कैसे होगा, पर्टिकुलरली जो गवर्नेंस में, पर्टिकुलरली सिविल सर्विसेज में, लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस में, कि यहाँ पे रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये डफरिन ने जो है कुछ ऐसे लिए जिससे पॉलिटिकल चेंजेस कुछ इंडिया में आ सके। उसका एक्सपेंशन उसने जो है बर्मा एनेक्स किया ब्रिटिश एम्पायर में, वो डफरिन के दौरान ही हुआ। ठीक है, उसने जो है 1886 में ये इनकॉपरेट कर लिया था ब्रिटिश इंडिया में बर्मा को। सीरीज़ ऑफ मिलिट्री कैंपेन जो हुई थी, जो बर्मीज़ को के रेजिस्टेंस को सप्रेस करने के लिए, जो हमने इंडो बर्मा के जो चैप्टर है कॉन्क्वेस्ट का उसमें हमने पढ़ा है। तो ये काम जो है उसने किए। फिर आता है लॉर्ड लैंसडाउन जो है लैंसडाउन।
इसने ये 1800 से लेकर 1894 के बीच में आता है। इसने भी बहुत सारी रिफॉर्म्स के बारे में बात की है ना, बट लार्जली जो है इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाया इसके। सिर्फ इस चीज़ के लिए जाना जाता है, इसने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने की बात की। इसने अपने जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको और थोड़ा मजबूत करने की बात की। बस इतने सी चीज़ें इसने की, बाकी कंसोलिडेशन किया जो बर्मा का हुआ था, बाकी चीज़ों का हुआ था। इसके दौरान जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 भी आया था, जो डोमेस्टिक रिफॉर्म था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है लेजिस्लेचर और एक्सपेंड हुआ था। इसने एक्ट ने जो है नंबर ऑफ जो वाइस रॉयज़ की काउंसिल में ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे वो और इंक्रीज़ हुए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे भी, ठीक है। इसी के दौरान जो है इलेक्शंस भी होते, इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जहाँ कुछ मेंबर जो है काउंसिल के वो जो है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। हालांकि वो कम लोग ही थे, मेल नंबर, जो टैक्स पेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। ये इसके दौरान जो है सेल्फ गवर्नेंस जो है और नीचे गिर गई, मतलब इतना अच्छा कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं। फिर कर्जन आता है। कर्जन एक इम्पेरियलिस्टिक था। इसके दौरान ही जो है पार्टीशन होता है बंगाल का, यही करता है पार्टीशन बंगाल का, बंगाल को दोनों अलग अलग कर देता है, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 करता है, जो मोस्ट जो कंट्रोवर्शियल एक्ट था, डिवाइड कर देता है जो लार्ज पोर्शन बंगाल है उसको दो सेपरेट एंटिटीज़ में, बंगाल जो ईस्ट बंगाल और आसाम, और जो दूसरा बंगाल है जो वेस्टर्न बंगाल है और उड़ीसा है। ये ब्रिटिश कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से, क्योंकि बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसके दौरान ही जो है ये यूनिवर्सिटी एक्ट पास करता है 1904 में, ठीक है। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट पास करता है, जिसकी ताकि मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ यंग लोग रहते हैं, ठीक है, इन पे जो है मैं कंट्रोल कर सकूँ, ताकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसके जो है प्रोफेसर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं कंट्रोल कर सकूँ, ताकि नेशनलिस्ट और जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ हैं ये यहीं यूनिवर्सिटीज़ से फैल रहे थे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इसने यूनिवर्सिटी एक्ट भी लाया 1904 में, कर्जन ने। फिर आता है मिंटो सेकंड 1905 से 10 के बीच में, फुल नेम इसका चार्ल्स हैडिंग है। तो बहुत सारे, जैसे इसके दौरान जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पहले तो ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है उसकी टेंशन कंटिन्यूस रह रहती है। इसके दौरान जो मोरले मिंटो रिफॉर्म आता है 1909 में, जिसमें क्या होता है, इसको फादर ऑफ जो है लॉर्ड मिंटो को जो है फादर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म भी कहते हैं। इसने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में, वो इंट्रोडक्शन के मुस्लिम्स के लिए सेपरेट होगा इलेक्टोरेट, मतलब सेपरेटली वो वोट देंगे सेपरेट कैंडिडेट को, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हिंदू के अलावा। और जिसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में स्टार्ट होगी। इसी के दौरान जो है जो पार्टीशन किया था, जो बंगाल को अलग किया था, उस पार्टीशन को तोड़ दिया जाता है, मतलब ख़त्म कर दिया था 1911 में। जो है ब्रिटिश जो है वो दोबारा से पार्टीशन को ख़त्म कर देती है, ठीक है। मोरलो मिंटो का सक्सेसर जो लॉर्ड हार्डिंग है वो एक्चुअली करता है 1910 में। लेकिन इसने जो काम कर दिया वो मोरले मिंटो रिफॉर्म याद रखना, जहाँ पे मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट मिला। फिर हार्डिंग जो है, हार्डिंग के दौरान जो है दिल्ली दरबार होता है 1911 में, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना, ठीक है। और दूसरी है कि कलकत्ता से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कैपिटल उनकी कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली दरबार और शिफ्ट होता है कैपिटल 1911 में, दिल्ली दरबार होता है जो किंग कॉरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5 के टाइम, जब उनको जो है तख्त पे बिठाया जाता है तो दरबार लगता है दिल्ली में, एक वो चीज़। और दूसरी है कि बंगाल से जो है वापस आती है, कैपिटल को जो है दिल्ली लाया जाता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इसी के दौरान होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इंडिया जो है स्टिल ब्रिटिश के कंट्रोल में ही थी, और लॉर्ड हार्डिंग की गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, ताकि ये 1.3 जो मिलियन जो पीपल हैं, मिलियन इंडियन सोल्जर्स हैं, वो रिक्रूट किए जाते हैं, मतलब 13 लाख लोग रिक्रूट किए जाते हैं कि वो जंग लड़ेंगे, जंग के लिए ब्रिटिश के अंडर, ठीक है, स्पेशली यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में, फर्स्ट वर्ल्ड के दौरान। ये हार्डिंग के दौरान हुआ है। फिर आता है 1916 से 21 के बीच में जो है लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड, इसके दौरान भी जो है मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आता है 1999 का। इसी के दौरान जो है रावलेट एक्ट पास हो जाता है। इसी के दौरान जो है जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, समझे। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, मोंटेस्क्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 का। फिर रावलेट एक्ट भी इसी के दौरान पास होता है, जो आर्म्स एक्ट भी जिसको बोलते हैं, जिस पे इतना हंगामा होता है पूरे देश में, ठीक है। फिर लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के दौरान,
इसके दौरान जो है महात्मा गांधी जो है पॉलिटिकल सिनेरियो जो है इंडिया का है उसमें सामने आ चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप जो है महात्मा गांधी के अंडर आ चुकी है। तो इंडिया जो है इसके दौरान जो है सेल्फ रूल के लिए जो है डिमांड कर रहा है। होम रूल मूवमेंट चल रही है। गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। कम्युनल टेंशन बहुत हाइप पे हैं। तो ये कुछ जो पॉलिटिकल सिनेरियोज जो चल रहे थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होने के बाद के, तब जो है लॉर्ड रीडिंग जो आता है। फिर इरविन का सब जो गांधी इरविन पैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है इसके दौरान, ठीक है, गांधी की लीडरशिप के अंदर। और इसी के दौरान जो है गांधी इरविन पैक्ट जो है होता है बिटवीन गांधी एंड इरविन, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इसके दौरान 26 और 31 के बीच। फिर जाता है विलिंगडन। देखो विलिंगडन को है ना, इसके जो नेशनलिज्म बहुत ग्रो हो रहा था, अनरेस्ट पूरी इंडिया में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस फोर फ्रंट पे लड़ रही थी, गांधी जो है क्लियर पिक्चर में था सामने, है ना। बड़ी इंक्रीजिंगली डिमांड हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने चाहिए इंडिया में, क्योंकि 1999 के रिफॉर्म से जो है क्लियरली वो खुश नहीं थे। 1935 के एक्ट आता है फिर, ठीक है, जो लिनलिथ ग्रो है, इसी के दौरान 1935 का एक्ट भी आता है, ठीक है। इंडियन नेशनल डिमांड कर रही थी और उस एक्ट से भी जो है वो लोग इंडियन सेटिस्फाइड नहीं होते। फिर प्रोविंशियल इलेक्शंस भी आता है इसी के दौरान, 1937 का इलेक्शंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का, जिसमें और सेल्फ गवर्नमेंट की जो प्रोविंशियल लेवल पे जो है दी जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसी के दौरान नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह सामने निकल के आते हैं, ठीक है। और जीतते भी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वेरियस प्रोविंस में, बंगाल, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस जैसे एरियाज में और बाकी सर्वल एरियाज में मेजोरिटी के साथ जीतती है, ठीक है, 1937 के इलेक्शंस में। ये लिनलिथ ग्रो के टाइम पे होता है। फिर वेवल आता है। देखो वेवल जो है 43 से 47 के बीच में 4 साल के लिए जो है इंडिया का वॉइस रॉय होता है। तब जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सिनेरियो भी चल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिकली भी बड़ी हार्डशिप्स हैं यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि जितना फूड सप्लाईज, जितना मटेरियल है वो जो है वॉर के लिए भेजा जा रहा है, जो लड़ रहे हैं यूरोप में। कम्युनल टेंशन जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में तब पीक पे थी यहाँ पे, ठीक है, जो इवेंचुअली जो है 1947 में जो है पार्टीशन होता है जिससे। तो ये बड़ा ही पॉलिटिकली और सोशली बड़ा ही टर्बुलेंट टाइम था इंडिया में 43 से 1947 के लिए। यहाँ वेवल प्लान भी आता है। फिर माउंट बैटन ऑफ बर्मा, माउंट बैटन आता है 1947 में, जो है लास्ट वॉइस रॉय बनता है इंडिया का, समझे। इसका अपॉइंटमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल जब इंडिया में चल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ब्रिटिश को यहाँ से बाहर भी निकलना है, सेफली भी निकलना है, कहीं ये ना हो सारे ब्रिटिश का मैसेकर हो जाए। और एक इंडिया पाकिस्तान का मसला भी समझाना है, जो हिंदू मुस्लिम स्टेट का। तो जो मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान डिमांड कर रही है, कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो माउंट बैटन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पार्टीशन ऑफ इंडिया में, जिससे जो है 2 इंडिपेंडेंट नेशन बनते हैं एट लास्ट, इंडिया और पाकिस्तान, जिससे जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है। 30 लाख पीपल लोग जो है जो वो जान से जाते हैं, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते हैं। तो ये सारी लेगेसी जो है माउंट बैटन पीछे छोड़ के जाता है। इसी के दौरान जो है इंडिपेंडेंस एक्ट भी पास होता है इंडिया में, ठीक है। तो ये वेरियस जो है हमने वेरियस गवर्नर जनरल्स के बाद जो है वेरियस जो है वाइस रॉयज ऑफ इंडिया पढ़े हैं, ठीक है। हमने सिर्फ शॉर्टकट में पढ़े हैं, ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं गए, क्योंकि मुझे पता है कि, और आपको भी पता है, जब हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे ज़मींदारी सिस्टम, तो वहाँ हेस्टिंग आएगा। जब हम लोग सब्सिडरी अलायंस पढ़ेंगे तो वहाँ वेलेस्ली आएगा, वहाँ कॉर्नवालिस आएगा। जब हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पढ़ेंगे वहाँ डलहौजी आएगा, ठीक है। जब हम रिंग फेंस पॉलिसी पढ़ेंगे फिर हेस्टिंग आएगा। तो ये चीज़ें ना, ये बार बार जनरल्स आते रहेंगे, हमें सिर्फ नाम पढ़ने थे और किन किन फेज़ में आए और कोई इंपॉर्टेंट चीज़। हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे, स्वदेशी मूवमेंट पढ़ेंगे, तो हमें जो है लिटन भी आएगा, हमें जो है और भी आएंगे, ठीक है, कर्जन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ में आती रहेंगी। तो वेरियस पॉलिसीज़, वेरियस चीज़ें जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब हमने क्या पढ़ना है, हमने गवर्नर जनरल्स पढ़ लिया, हमने ब्रिटिश कन्क्वेस्ट पढ़ लिया, कंसोलिडेशन ऑफ पावर हो गई है, सारा चीज़ हो गया। अब हम पढ़ेंगे 1774 से लेकर जो वेरियस एक्ट आए हैं 1857 तक,
फिर 1857 से जो है 1947 तक जो वेरियस एक्ट एंड पॉलिसी जो हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेके इंडियन काउंसिल एक्ट तक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सारे एक्ट जो हैं हम 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स के अंदर ये कंप्लीट करेंगे अब, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है वेरियस बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एक्ट्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में, या फिर उससे पहले हम पढ़ेंगे जो रिवोल्ट और अपराइज हुए हैं, वेरियस रिवोल्ट्स और अपराइजिंग्स जो हुई हैं, पहले 1857 से पहले पढ़ेंगे, और फिर जो है एक लेक्चर में 1858 के बाद के। तो इन 2 लेक्चर्स ये करेंगे, फिर हम चलेंगे सोशल रिफॉर्म्स की तरफ, वेरियस सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस क्या हम जो इंडियन सोसाइटी के अंदर वेरियस जो फ्लोज थे वो पढ़ेंगे, किस तरीके से वो रिफॉर्म्स हुए वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम नेशनलिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो ये कुछ मेरा प्लान है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से चलेंगे, 1-2 लेक्चर्स हम डेली के ट्राई करेंगे करने की। तो जब हम इसके पहुंच जाएंगे फिर हम कुछ नेक्स्ट भी स्टार्ट करेंगे। अभी जो है इन्वायरमेंट का भी रहता है, थोड़े से 1-2 लेक्चर्स बाकी हैं, एक टाइगर रिजर्व वाला, एक एलिफेंट रिजर्व वाला, 2 लेक्चर्स है वो हम 1-2 दिन में करेंगे। CSET साथ में चल रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।